नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का माय यूपीएससी क्लासेस में। आज देखो प्रीलिम्स का जो हम लोग पीवाईक्यू वगैरह कवर कर रहे थे, तो उसमें डे 5 है, जहाँ पे हम देखो 1995 के पीवाईक्यू कवर करेंगे, ठीक है? चलो एक चैलेंज के रूप में आप लोग देखो क्या आप लोग की जो अभी तैयारी है, क्या इस लेवल पर है कि आप 1995 के जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं, उनको सॉल्व कर सको, ठीक है? टेस्ट करो अपनी नॉलेज को। चलो शुरू करते हैं। तो जो 1995 का पहला एमसीक्यू निकल के आ रहा है, वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, कुछ बैटल्स दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन से जो कि करेक्टली मैच्ड है आपके बैटल कि मतलब किनके-किनके बीच में लड़ा गया था। पहला है बैटल ऑफ बक्सर, मीर जाफर व क्लाइव के बीच में लड़ा गया था क्या? सेकंड बी ऑप्शन बोल रहा है कि बैटल ऑफ वांडीवाश, क्या ये फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था? सी है बैटल ऑफ चिलनवाला, क्या ये डलहौजी वर्सेस मराठा के बीच में लड़ा गया था? और डी है आपका बैटल ऑफ खरदा जो कि निजाम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा गया था। तो सच बताऊँ दोस्तों तो मुझे बैटल ऑफ बक्सर के बारे में जानकारी थी, वानिवाश के बारे में जानकारी थी, बट ये चिलिनवाला और खारदा के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं थी जब मैं ये वीडियो बना रहा था। तो देखो पीवाईक्यू करने का यही फ़ायदा होता है कि आपको बाकी ऑप्शन है जो कि और बाकी जो कि डिटेल एनालिसिस आपको देखने को मिलती है। हो सकता है फ्यूचर में जो कि यूपीएससी इस पे कोई पीवाईक्यू वगैरह इस पीवाईक्यू के बेस पे कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्रिएट कर दे। तो इसलिए हमारा प्रीलिम्स की तैयारी बेटर हो जाता है आपका पीवाईक्यू से। तो चलो जो इसका सही आंसर है वो हम लोग देखते हैं। इसका देखो जो सही मैचअप है ना, वो है बैटल ऑफ वांडीवास, ठीक है? ये बैटल ऑफ वांडीवास जो कि फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था और ये फाइनल लड़ाई था जिसमें जो कि फ्रेंच की डिफीट जो कि स्वीकृत कर ली गई थी सबको लगा कि हाँ फ्रेंच अब हार गया है ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो ये सही है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो गलत है। क्यों गलत है यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखो तो जो बैटल ऑफ वांडीवाश है, ये देखो 1760 में फ्रेंच के द्वारा फ्रेंच जो कि हार गया था अंग्रेजों के द्वारा ये बैटल ऑफ वांडीवाश में, ठीक है? फाइनली जो कि फ्रेंच हार गया था। ठीक 1760 में ये युद्ध हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर काफ़ी इम्पोर्टेंट बैटल है जो कि इंडियन कह लो जो इंडिया के राजा महाराजा थे और उनकी अब हार यहाँ से शुरू होकर अंग्रेजी सत्ता स्थापित होने का ये पहला चरण था, पहला दौर था। जो कि जहाँ से जो कि अंग्रेज हावी होना शुरू कर दिए पॉलिटिकली रूप से, ठीक है? तो ध्यान रखना, यही जो कि एक निर्णायक युद्ध हुआ था जहाँ पे अंग्रेज हावी होना शुरू हो गए थे। तो बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में लड़ा गया था। अंग्रेजों के द्वारा जो कि मुनरो थे, उन्होंने देखो 3 राजाओं को हराया था, मीर कासिम को, शुजाउद्दौला को और शाह आलम द्वितीय को। शुजाउद्दौला कहाँ के राजा थे ये आप हमको कमेंट करके बताना, ईज़ी है, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। ये तीनों राजा मिल के जो कि इनको नहीं हरा पाए थे, थोड़ा-सा जो कि धोखेबाजी हो गई थी, इसी वजह से जो कि ये अंग्रेज चालाकी से जीत गए थे। तो बैटल ऑफ बक्सर काफ़ी निर्णायक जो कि युद्ध था, तो इस पे डिटेल से और पढ़ लेना आप लोग। फिर देखो नेक्स्ट है बैटल ऑफ खारदा। ये देखो मार्च 1795 में लड़ा गया था किसके बीच में? मराठा और निजाम ऑफ हैदरा के बीच में, ठीक है? तो ध्यान रखना आगे से जो खारदा का जो लड़ाई हुआ था वो मराठा एम्पायर और हैदराबाद के जो निजाम थे उनके बीच में 1795 में लड़ा गया था। और नेक्स्ट यहाँ देखो यहाँ पे किसकी विक्ट्री हुई थी? जो जो मराठा थे उनकी जो कि विक्ट्री यहाँ पे हुई थी। अब देखो बैटल ऑफ चिलनवाला, ठीक है? मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मुझे करेक्ट करना। बैटल ऑफ चिलनवाला इस ये देखो 1849 में लड़ा गया था सेकेंड एंग्लो सिख वार में, ठीक है? एंग्लो सिख वार जो सेकंड था उसमें जो कि लड़ा गया था 1849 में, जो कि पंजाब के रीजन में है। अभी देखो ये जो पंजाब का पार्ट जो कि पाकिस्तान में डिवाइड होके चला गया है। तो ये 4 बैटल थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। सेकंड एंग्लो सिख के द्वारा जो कि बैटल ऑफ चिलनवाला था। इसके बारे में और भी अगर आप विकिपीडिया पढ़ोगे तो काफ़ी आपको डिटेल जानकारी यहाँ पे मिलेगी, लेकिन अपने यूपीएससी के हिसाब से खास-खास पॉइंट देख लेना। मुझे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगा तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी ये तीनों इम्पोर्टेंट है, इनको समझे रहना। एक चीज़ यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए सुविधा के लिए कर दिया है कि मैंने इसको सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है। जैसे देखो बैटल ऑफ वानिवास 1760 में, फिर बक्सर 1764 में, फिर खारदा 1795 में और चिलनवाला 1849 हो सकता है कल को यूपीएससी एक लगाने को दे दे कि कौन-सा युद्ध कब हुआ था, तो ये भी आपको आसानी हुआ था। ध्यान रहे कि वानिवास पहले हुआ था, फिर बक्सर हुआ था, फिर खारदा हुआ था, फिर 1850 में कहीं जाके चिलनवाला हुआ था। ठीक है? तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का निकल के आता है क्वेश्चन नंबर 2 ईज़ी क्वेश्चन मैं इसे कैटेगरी में रखूँगा। ये इसका आंसर तो आप सभी लोग कर दोगे। चलो देखो व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट? कुछ घटनाएँ हैं, इसका करेक्ट सीक्वेंस पूछा है। पहला है लखनऊ पैक्ट, सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी, थर्ड है रौलट एक्ट, फोर्थ है पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखो आप लोग ने अगर थोड़ा बहुत भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा तो आपको पता होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल तो पहले ही हुआ था। इवन आपको ईयर भी याद होगा 1905
फोर्थ जो कि पहले होगा और बाकी सब बाद में। देखो 1 यहाँ पे पहले दे दिया, ये गलत है, यहाँ पे 1 ये गलत हो गया और इजीली जो कि एलिमिनेट हो गया था उस टाइम के लिए। ये बी और डी में से ही एक कोई ना कोई सही होगा। तो थोड़ा-सा आप एलिमिनेट करके भी निकालने की कोशिश करोगे तो आप 50-50 तक तो एटलीस्ट पहुँच ही जाओगे, राइट? तो देखो, अब हमको भी पता है आपको भी पता है कि लखनऊ पैक्ट देखोगे तो 1916 के आसपास कहीं न कहीं हुआ था, ठीक है? और रॉलेट एक्ट और डायरकी वगैरह जो बात है ये 1919 में हुआ था। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी नॉलेज वगैरह मॉडर्न हिस्ट्री का बुक वगैरह पढ़ोगे तो आपको याद होगा। इस हिसाब से अगर देखो तो लखनऊ पैक्ट जो कि पहले आएगा देन कंपेयर टू डायरकी और रॉलेट एक्ट के। 1 पहले होगा और 2 और 3 जहाँ बाद होगा तो वही सही होगा। देखो 1 पहले यहाँ पर है, यहाँ पे 3 2 पहले आ गया जबकि 1 बाद में आ गया तो ये वाला भी गलत हो जाता है। हमारा बी वाला ऑप्शन सही रहता है। देखिए एलिमिनेट अगर आपको चारों का सीक्वेंस नहीं भी पता है, हल्का-हल्का नॉलेज है तो भी आप जो कि आंसर एलिमिनेट कर सकते हो, निकाल सकते हो आंसर को, ठीक है? बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करके। तो देखो यहाँ पे मैंने ईयर वगैरह भी लगा दिया है। तो लखनऊ पैक्ट 1916 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, पहले ये आएगा आपका, फिर लखनऊ पैक्ट आएगा, फिर उसके बाद रॉलेट एक्ट आएगा, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता था, वहाँ पे डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये बताना यहाँ पे एक कमेंट करो कि जो डायरकी था, क्या ये स्टेट में के लेवल पे था या सेंट्रल के लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया था? आप मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है? थोड़ा-सा रॉलेट एक्ट के बारे में देख लो। इसमें देखो जो गवर्नमेंट स्वीपिंग द पावर टू अरेस्ट डिटेन द पीपल विदाउट द ट्रायल। रॉलेट एक्ट बहुत ही खतरनाक भैया एक्ट लाया गया था अंग्रेजों द्वारा। यहाँ पे बिना ट्रायल के किसी को भी अरेस्ट कर लिया जाता जाता था। इसी कानून को क्या बोला गया भारतीयों द्वारा, नो अपील, नो दलील, नो वकील वाली ये कानून थी। यहाँ पे कोई अपील नहीं कर सकता, कोई वकील नहीं कर सकता, कोई दलील नहीं, बस सीधे अरेस्ट, ऐसा वाला सीन था। ये थोड़ा-सा अगर आप जलियांवाला बाग कांड याद रखोगे इसी टाइम एरा में हुआ था, तो उससे कहीं न कहीं रिलेटेड देखिए उसी का कहीं न कहीं कांसेक्वेंस अंग्रेजों द्वारा लाया गया था उसको दबाने के लिए, ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पॉलिटी का निकल के आता है हमारा 1995 का। चलो देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। पहला ये तो अब मैं टफ टफ वाले क्वेश्चन रखूँगा और ये पॉलिटी का नहीं है भाई, कौन टाइप कर रहा है? मैं ही टाइप कर रहा हूँ सॉरी। ये मॉडर्न हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन है, राइट? टाइपिंग भी मुझे ही करना है, सब करना है तो इसीलिए थोड़ा-सा एरर हो जाता है। चलो ह्यूमन ह्यूमन नेचर एरर होता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है 1995 का। तो ये क्वेश्चन जो आ रहा है यहाँ बोला कि जो वर्ड है आदिवासी वाज़ यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू रिफर टू द ट्राइबल पीपल बाय। तो पहली बार जो आदिवासी जो वर्ड है किसके द्वारा जो कि ट्राइबल पीपल के लिए यूज़ किया गया था पहली बार? महात्मा गांधी जी द्वारा, ठाकर बाप्पा द्वारा, ज्योतिबा फूले द्वारा या बी आर अम्बेडकर द्वारा। तो देखो सच बताऊँ तो भाई मुझे भी इसका आंसर नहीं पता था। तो थोड़ा गूगल-शूगल करने पे पता चला ये जो आंसर सही है ठाकर बाप्पा। तो देखो बहुत लोगों को नहीं पता होगा ठाकर बाप्पा कौन है या ठाकर बप्पा कौन है। ठीक है? तो मुझे भी विकिपीडिया करना पड़ा तो पता चला काफ़ी अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी है, एक अच्छे सोशल वर्कर है। तो इनके बारे में जानकारी रखो यूपीएससी 3-4 स्टेटमेंट देके पूछ लेगी ये किससे संबंधित है। जो नहीं होता एक पर्टिकुलर ह्यूमन के बारे में 4 ऑप्शन दे देंगे ये हैं, यहाँ पे पढ़े थे, वहाँ पे पढ़े थे, ये यहाँ के सभागाध्यक्ष थे वगैरह-वगैरह बोल के फिर बोला इसमें से कौन थे वो? तो ऐसे वाले क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है इनके ऊपर। तो देखो जो ठाकर बापा थे इनका जो पूरा नाम था क्या? अमृतलाल विट्ठल दास कर, ठीक है? या ठक्कर। जो भी प्रोनाउंस हो। ये 1869 में इनका डेट ऑफ बर्थ था, 1951 तक इनकी मतलब इनकी जीवनी थी। अब देखो, ये देखोगे तो प्रोबेबली जो एक सोशल वर्कर के रूप में इन्होंने डेडिकेट रूप से काम किया गुजरात में ट्राइबल पीपल जो गुजरात में थे, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया था, प्राइमरी स्टार्टिंग लेवल पे, इनिशियल वे में, ठीक है? ही बिकेम द और ये देखो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो 1914 में फाउंड की गई थी, गोपाल सॉरी 1914 में जो कि इसके जो कि मेंबर भी बने थे। तो आपके जो अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर थे या फिर ठक्कर बापा थे, ये देखो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर कब बने 1914 में और ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में जो कि फाउंडिंग की गई थी। तो एक नॉलेज आपको सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में भी यहाँ पे मिल गई है। ओके। फिर ये देखो बताया जाए कि ये देखो भील सेवा मंडल के फाउंडर भी रहे हैं 1922 में। कल को यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है। भील सेवा मंडल के फाउंडर कौन थे? तो वहाँ पे तो सबकी सिट्टी-बिट्टी गुम, भाई ये कहाँ से पूछ लिया, कौन सी किताब पढूँ? ऐसा सीन हो जाता है। इसलिए पीवाईक्यू आपको हमेशा हेल्प करेंगे प्रीलिम्स के लिए, ध्यान रखना। फिर आगे देखो भील सेवा मंडल के ये फाउंडर भी रहे हैं और ये देखो जनरल सेक्रेटरी बने हरिजन सेवक संघ के, जिसको फाउंडेड किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा 1932 में। ये उसके जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। फिर बोला जाए कि द भारतीय आदिम जाति सेवक संघ,
वाज फाउंडेड ऑन 1948 ऑन हिज इनिशिएटिव। इनका एक इनिशिएटिव रहा है भारतीय आदिम जाति सेवक संघ का, जो इन्होंने शुरू किया था। ये भी ध्यान रखना। ही वाज द अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटेड एंड पार्शियली एग्जीक्यूटेड एरिया ऑफ असम, अदर देन असम, मतलब जो आपका नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वहां पे असम को छोड़कर बाकी जो एरिया है वहां के जो कि ये चेयरमैन भी नियुक्त किए गए थे आपके उस रीजन के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ठीक है। महात्मा गांधी वुड कॉल हिम बापा। देखो, ये पूछ सकता है कि इनको जो कि ठक्कर बापा को बापा का टाइटल किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। और इन वन इन वन ऑफ हिज अपील, उनके अपील पे 1939 में महात्मा गांधी ने इनको जो कि फादर ऑफ हरिजन का भी संज्ञा दिया है, इनको नाम दी है फादर ऑफ हरिजन। हो सकता है कल को पूछ ले कि महात्मा गांधी ने किसको कहा है, और एक ऑप्शन दे दे आपको अम्बेडकर, तो सब लोग उस पर टिक करके आएंगे, जबकि यहाँ पे ये ठाकर बापा को इन्होंने महात्मा गांधी ने बोला है। ठीक है, समझ गए आप सब लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आंसर पहले आ गया, गलत बात। चलो चलो, चीटिंग मत करना आप लोग, मत देखना आंसर, वीडियो पीछे नहीं करना। चलो क्वेश्चन करते हैं। 1995 का हिस्ट्री क्वेश्चन, ये मैं थोड़ा सा इसको इजी में रखूंगा। देखो ये एनसीईआरटी बेस पे है। हुगली वाज यूज्ड बाय अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाई। हुगली जो एरिया था या रिवर का जो एरिया था, बेसिन था, वहां उसको उसको देखो एक बेस के रूप में पायरेसी करने के लिए किसके द्वारा जो कि यूज किया जाता था, पोर्टुगीज द्वारा, फ्रेंच द्वारा, डेनिश द्वारा या ब्रिटिशर्स द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, पोर्टुगीज द्वारा। जो पुर्तगाली थे वो जो कि इसका यूज करते थे, इसको बेस बनाया था अपना पायरेसी वगैरह करने के लिए। देखो यहाँ पे पोर्टुगीज सेटलर जो कि ट्रेडर वगैरह यहाँ पे थे। बस सिंपल है, यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जियोग्राफी का लास्ट क्वेश्चन निकल के आता है, पीवाईक्यू 1925 का है। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया। काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, काफी अच्छा है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अरावली रेंज पे, अजंता रेंज पे, सतपुड़ा पे, सह्याद्री पे। तो देखो अच्छा है, यहाँ बोला कि इसमें ये जो रेंज अरावली, अजंता, सतपुड़ा, सह्याद्री, ये इनमें से ऐसा कौन सा रेंज है जो केवल एक ही स्टेट में है, दो तीन स्टेट में नहीं है, या दो से ज्यादा स्टेट में नहीं है। तो वो देखो सिंपल आंसर है अजंता। अजंता केवल महाराष्ट्र में लोकेटेड है, बाकी सारे जो रेंजेस है ना, दो या दो से अधिक स्टेट में लोकेटेड है। थोड़ा-सा यहाँ डिटेल जानकारी हम लोग ले लेते हैं सतपुड़ा रेंज के बारे में। देखो ये सतपुड़ा रेंज है, यहाँ पे अगर आप मैप में देखो, ये वाला रीजन जो कि सतपुड़ा है, ये यही जूम हो गया है। देखो महाराष्ट्र में भी आ रहा है, मध्य प्रदेश में भी आ रहा है, छत्तीसगढ़ में आ रहा है ना, गुजरात का भी थोड़ा बहुत पार्ट है। तो ये कह सकते हो कि एक से अधिक रेंज में है, सॉरी स्टेट में है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है, इसलिए सतपुड़ा रेंज तो नहीं होगा। तो देखो यहाँ बोला जा रहा है कि ये देखो गुजरात से शुरू होकर जो कि आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक इसका रेंज देखने को मिलता है। और ये विंध्य रेंज जो है उसके पैरेलल देखने को मिलता है, ध्यान रखना फैक्ट है। और यहाँ से इस रेंज में देखोगे सतपुड़ा रेंज से नर्मदा रिवर जो कि ओरिजिनेट होती है, और ताप्ती रिवर भी ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन थी, ध्यान रखना। नर्मदा और ताप्ती इसी जो कि सतपुड़ा रेंज से ओरिजिनेट होती है, और ये विंध्यन रेंज के पैरेलल है। फिर आते हैं हम अरावली रेंज के बारे में, देखते हैं। ये देखो मैप देखो, अरावली रेंज गुजरात से शुरू होते हरियाणा, थोड़ा बहुत दिल्ली का बॉर्डर टच करते हुए राजस्थान में मेजरली जो कि फैला हुआ है आपका अरावली रेंज। तो ये बोला जाए कि एक माउंटेन रेंज है जो कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न, ये नॉर्थ, ये वेस्ट साइड है ना। ये अगर मान लो इंडिया का मैप है तो ये नॉर्थ और वेस्ट साइड है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है। इसका जो कि 670 किलोमीटर लंबा है। और ये देखो दिल्ली से स्टार्ट होता है, यहाँ बात है, ये दिल्ली से जो कि शुरू होता है रेंज। और ये देखो हरियाणा, राजस्थान और अहमदाबाद, गुजरात में जाके खत्म होता है। इस पे देखो हाईएस्ट जो पीक है वो गुरु शिखर है, उसका नाम है हाईएस्ट पीक माउंट आबू पे, जो कि राजस्थान में 1722 मीटर का है, यानी कि 5650 फीट का है। अरावली रेंज जो कि ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन बेल्ट इन इंडिया है। कैसा है, हो सकता है पूछ ले एग्जाम्पल, किस तरह का, मतलब ये माउंटेन है, तो फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन क्या होता है, हम आगे जियोग्राफी में डिस्कस करेंगे, जब आगे इस पे अभी क्वेश्चन है उसके आधार पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लो सहाद्री। इस आधार पे देख लिया अरावली भी जो कि दो तीन स्टेट में होके, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात ऐसे होके जो कि चलती है। तो सहाद्री देख लो, सहाद्री देखो, इट ट्रेवल्स द इंडिया स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, तो काफी राज्यों से होकर जो कि सह्याद्री रेंज जो कि निकलती है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो सह्याद्री जो रेंज है ना, इस रीजन को देखो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2012 में रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। फिर अजंता, अजंता रेंज वही देखो महाराष्ट्र के और सेंट्रल इंडिया में जो कि लोकेटेड है। अजंता का फेमस जानते हो किस लिए, अजंता केव्स के लिए, जो प्राचीन बुद्धिज्म, हीनयान, जैनिज्म, सॉरी बुद्धिज्म, जैनिज्म के कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
अरे बुद्धिज्म जैनिज्म कह रहा हूँ, बुद्धिज्म जैनिज्म जैनिज्म से एक क्वेश्चन भी आ जा रहा है। भैया ये जियोग्राफी का टाइपिंग नहीं, मैं ही तो टाइपिंग कर रहा हूँ। ये है आपका एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का जो कि ये टॉपिक है 1995 का है। तो यहाँ पे पूछा एक कॉन्सेप्ट है अनुव्रता वाज द एडवोकेटेड बाय, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। जो अनुव्रता ये किससे संबंधित है? महायान बुद्धिज्म से, हीनयान से, बुद्धिज्म से या जैनिज्म से या लोकायत स्कूल। देखो ये चारों इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना भाई, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अनुव्रता जो आपका रिलेट करता है वो जैनिज्म से रिलेट करता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसका डिटेल। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, जूम कर दूं क्या मैं आपके लिए? तो थोड़ा सा जूम करते हैं, थोड़ा बेटर विजुअल हो जाए। ठीक है। अनुव्रता का मतलब होता है माइनर वो का मतलब क्या होता है? व्रत या प्रतिज्ञा, ऐसा कुछ कर लो, ठीक है, हिंदी में ये होता है। ये माइनर मतलब छोटे वाले। तो ये देखो 5 ग्रेट वो है जो कि एसेस्टिक जैनिज्म जो होते हैं, यानी कि जो जैन को अच्छे से फॉलो करे, कह लो जैन धर्म से जो संत साधु होते हैं जैन धर्म के, वो इसको फॉलो करते हैं अपने जीवन में जो कि धारण करते हैं। और 5 ऐसे छोटे हैं, 5 बड़े हैं। तो इसमें क्या आता है? अहिंसा आता है, यानी कि वायलेंस नहीं करना है, नॉन वायलेंस, जो महात्मा गांधी भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है सत्य, यानी ट्रूथ बोलना, सत्य यानी चोरी नहीं करना या फिर बहुत ज्यादा इकट्ठा ना करना, ठीक है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। परिग्रह यानी नॉन पोसेशन की बात है, यानी बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं करना, जितना आप में आपका काम चल सके उतना उसी में अपना जीवन निर्वाह करे, सादगी सादगी जीवन जिए, ठीक है। तो ये 5 हैं आपके माइनर वो। और इसी तरह आपके जो कि महाव्रता है, महाव्रता को देखो जो जैन साधु संत होते हैं उनको वो जो कि ज्यादा फॉलो करते हैं। और अनुव्रता को जो कि जो जनरल लोग हैं वो अपने जीवन में इसको पालन करने का प्रयास करते हैं, जो जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। देखो ये जो 5 वो है ना, अनुव्रता वाला, महाव्रता, ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये कहाँ पे मेंशन है जैनिज्म में? तो देखो एक है तत्व तत्वर्थ सूत्र, ठीक है, तत्वर्थ सूत्र वहां पे मेंशन है। और अकरंगा सूत्र यहाँ पे जो कि हमको देखने को मिलता है, अगर गलत प्रोनाउंस होगा तो सॉरी, ध्यान देना। तत्वर्थ सूत्र और अकरंगा सूत्र यहाँ पे हमको जो कि देखने को मिलता है। ये आपका अनुव्रता और महाव्रता। कल को पूछ दे ये सूत्र किससे संबंधित है, जैनिज्म से, बुद्धिज्म से, लोकायत से, तो ध्यान रखना भैया ये तो आपका जैनिज्म से संबंधित है, ठीक है। चलो, ये आज के 6 क्वेश्चन, उम्मीद आपको पसंद आए होंगे। अ, कितने आपके सही हुए कमेंट करके बताना आप लोग हमको, ठीक है। अ, बाकी लोग सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, काफी मेहनत होती है एक वीडियो बनाने में, पीपीटी बनाओ, ये टाइपिंग करो, एरर देखो फिर भी निकल जा रही है। चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।